हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो चलिए, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के मेटल एंड नॉन मेटल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा भी आप जानते हैं कि सीबीएसई ने अपनी डेट शीट को लॉन्च कर दिया है। आपको ये भी पता चल गया, आपको 21 फैब से आपके पेपर शुरू होने वाले हैं, जिसमें आपका पहला पेपर है आपका हिंदी का और 2 मार्च को आपका पेपर आता है साइंस का। तो अब हम उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए पहले बात करेंगे यहाँ पे। हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे और 3 और 4 के हमने वन शॉट वीडियो देख ली थी। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अ मिनरल इज नोन एज ओर इफ मेटल। एक मिनरल को हम ओर कब कहेंगे? कोई भी मिनरल है उसको हम ओर कब कहेंगे? तो देखिए इसको ऑप्शन देखते हैं। कांट बी प्रोड्यूस फ्रॉम देम, यानी कि हम उस मिनरल यानी कि हम उस ओर से वो मिनरल को हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओर के अंदर से तो हम मिनरल्स को निकाल लेते हैं ना, ठीक है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इन सारे प्रोसेस से। कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम इट, क्या हम उसमें से निकाल सकते हैं? ठीक है, आगे देखते हैं। कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट प्रॉफिटेबली, यानी कि हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट देगा वो। बिल्कुल, कभी भी हम किसी भी मिनरल को और तब कहेंगे जब हमें क्या वो दे, जब हमें वो दे एक प्रॉफिट। जैसे हम बात करते हैं मरकरी की, हम बात कर रहे हैं किसकी? मरकरी की। मरकरी का और क्या है? HGS, जिसको हम बोलते हैं सिनेबार। अब जो सिनेबार है, जब हम सिनेबार में से मरकरी को निकालते हैं तो हमें क्या देता है? एक्सपेंस देता है, हमें गुड्स देता है, पैसा देता है हमें। तो ये क्या है? इस तब हम इसको बोल देंगे क्या है? ये एक मरकरी का ओर है। ठीक है, तो यानी कि कभी भी हम किसी मिनरल को और कब कहेंगे? जब हमें वो क्या दे? प्रॉफिट दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट प्रॉफिटेबली, यानी कि हम उसको इजीली यानी कि हम उसको जो है और में से मिनरल को निकाल सकते हैं और हमें क्या देगा? वो प्रॉफिट भी देगा। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। The earthy impurities associated with minerals used in metallurgy are called। क्या कह रहा है? देखिए ये कह रहा है हमसे, ये मिट्टी थी, इसके नीचे यहाँ पे कहीं पे आपका एक मेटल है, आपने वो मिट्टी को खोदा और उसमें से आपने मेटल को बाहर निकाल लिया। तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी, जो अर्थ के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, वो जब होंगी तो उसको क्या बोलते हैं? किसी भी मिनरल के ऊपर यहाँ पर जो आपके मेटलर्जी यानी कि जो आपका इम्प्योरिटीज जमा हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको स्लैग बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, गैंग्यू बोलते हैं या फिर ओर बोलते हैं। तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए गैंग्यू, क्योंकि जो गैंग्यू है उसको हम बोलते हैं क्या चीज? अर्थी इंप्योरिटीज। यानी कि जो आपका मिनरल है या आपका एक मिनरल है, इसके ऊपर जो भी आपके यहाँ पे इंप्योरिटीज चिपकी हुई है उसको हम बोलते हैं गैंग्यू। क्या बोलते हैं? गैंग्यू बोलते हैं। और जब हम क्या करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमने एक इम्प्योर मेटल लगा दिया, यहाँ पे प्योर मेटल लगा दिया, तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो एनोड डस्ट, जो एनोड मड है जहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, वो क्या होती है? उसको तो हम गैंग्यू बोलते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं? तो इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा सी फॉर कैट। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड ओर, माफ करिए, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन। यानी कि कभी भी आपका एक नॉन मेटल है, कोई भी आपका नॉन मेटल है, जब नॉन मेटल किसी ऑक्सीजन, माफ करिए, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाएगा? कंबाइन कर जाएगा, तो वो किस टाइप का ओर बनाएगा? किस टाइप का ओर बनाएगा? मतलब एसिडिक ओर बनाएगा या फिर बेसिक ओर बनाएगा? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, वो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड। कैसे ऑक्साइड होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे हम बात करें नॉन मेटल की, कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है, उसके हमने ऑक्सीजन से क्या करा दिया? रिएक्ट करा दिया, तो क्या बन जाएगा? CO2। और जो CO2 है वो एक एसिडिक नेचर का है, CO2 एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है,
तो ये जो ऑक्साइड बनाएगा कैसा ऑक्साइड बनाएगा, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। और मेटल्स कैसे ऑक्साइड बनाएंगे, फिर मेटल्स बनाते हैं नॉन मेटल बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। कैसे ऑक्साइड बनाएंगे, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एसिड। हमने HCl एसिड लिया, ठीक है जी, एक सेकेंड, देखिए हमने HCl एसिड लिया, इसकी रिएक्शन हमने किसी भी मेटल से करा दी। मेटल हम ले लेते हैं, चलिए Na ले लेते हैं, सोडियम हमने एक मेटल ले लिया, हमने सोडियम का मेटल ले लिया, उसकी रिएक्शन हमने करा दी HCl से, तो क्या होगा, हम जानते हैं क्या बन जाएगा, यहाँ से Na और Cl यहाँ से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और गैस कौन सी बाहर निकलेगी, H2 गैस बाहर निकलेगी, यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो हमसे यही कह रहे थे कि अगर हमने किसी भी मेटल की रिएक्शन HCl एसिड से करा दी तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, देखिए जी, समझ आया। अब कह रहा है हमसे राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद H2SO4। अब हमने आयरन की रिएक्शन, हमने आयरन बोले तो Fe की रिएक्शन हमने किससे करा दी, H2SO4 से करा दी, तो क्या होगा। अब हम जानते हैं जो Fe है वो हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना देगा, वो FeSO4 बना देगा, और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, क्योंकि जो Fe है वो भी एक मेटल है, और मेटल की रिएक्शन जब हम किसी एसिड से कराएंगे, ये चीज याद रखिएगा, कभी हम किसी भी मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड से कराएंगे तो हमें वो सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, इस चीज का खासा ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये चीज याद है तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे मेटल और एसिड के। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन भी समझ आई कि जब हमने Fe की रिएक्शन किससे करा दी, H2SO4 से, तो यहां से FeSO4 जो कि एक सॉल्ट है, और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद HCl एसिड। कभी भी कोई मेटल जब HCl एसिड से रिएक्ट कराएगा तो वहां पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया कि हमने एक एसिड यानी कि जो था H2SO4 की रिएक्शन हमने करा दी मेटल जो कि है आयरन, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पे सॉल्ट मिल जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, नोट करिए इसको। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमसे, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके पास हाइयर मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, यानी कि उनको मेल्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्यों देना पड़ता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसका रीजन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पक्का एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसका आंसर। तो देखिए आयनिक कंपाउंड का हाइयर मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, उससे पहले हम यहाँ पे बात करें कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास है NaCl। ठीक है, अब मैंने इस NaCl को किसमें डाल दिया, पानी के अंदर। ठीक है, जैसे ही NaCl को पानी में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये Na पॉजिटिव में टूट जाएगा और यहाँ से Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं इसको हम बोलते हैं आयंस। पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनायन। यही होता है। तो यानी कि जब हम किसी भी कंपाउंड को पानी में डालें और वो कैटायन और एनायन में टूट जाए, इसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं हम, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए अब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हम कह रहे हैं पानी में डाल के टूट जाते हैं। जब ये पानी में डाल के इजीली डिसोशिएट हो रहे हैं तो भी इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। ठीक है, जब ये इजीली पानी के डिसोशिएट हो सकते हैं, पानी में डाला और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया, यानी कि इनकी डिसोसिएशन पावर तो बहुत ज्यादा है।
तब भी ये जो है माफ करिए डिसोसिएशन पावर बहुत कम है, ठीक, तभी ये इजी जा करके इजीली डिसॉल्व हो जा रहे हैं ये, ठीक है, बहुत जल्दी डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक। डिसोसिएशन टाइम जो है वो काफी कम है इसके अंदर। तो क्या हो रहा है, जैसे हमने पानी में डाला तो नमक घुल गया, ठीक। तो हमसे ये कह रहा है जैसे हमने इसको हीट देना शुरू किया, हमें लगा कि ये पानी में डाल के इजीली डिसॉल्व हो रहा है, तो इसको हल्के सी हीट देंगे तो मेल्ट भी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। हमने NaCl को मेल्ट करने की कोशिश करी 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 400 डिग्री, नहीं हुआ मेल्ट। कितने डिग्री पे जाकर हो जाएगा वो ऐसे करते करते पूरा 700 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में जाकर के क्या होगा, वो मेल्ट होगा। यानी कि इस जो NaCl है जो पानी में इजीली डिसॉल्व हो रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी 700 डिग्री से 800 डिग्री के बीच में होता है। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, आपका जो NaCl है वो किससे बना है? ये आपका NaCl के कंपाउंड है जो कि बना है Na पॉजिटिव से और Cl नेगेटिव से, ठीक है। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल। तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, और जो इनका कंपाउंड होता है वो छोटा भी होता है बहुत, इतने छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं NaCl के, ठीक है। अब इस छोटे से कंपाउंड में जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में आ जाएंगे तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, समझे? नहीं समझे? देखिए, एक ये कमरा है और एक ये कमरा है, ठीक है। अब इस कमरे के अंदर आपके पास 2 लोग हैं, तो वो इजीली घूम सकते हैं इधर से उधर, तो इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगी, ठीक है, क्योंकि कमरा छोटा है, ये वाला भी कमरे वाला काफी छोटा है, पर इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो सही, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो सही, पर थोड़ी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये इजीली यहाँ पे इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। पर अब यही वाला जो कमरा है, इसके अंदर ही मैंने इन दोनों लोगों को खड़ा कर दिया। अब क्या ये मूव कर पा रहे हैं? नहीं। तो इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई? देखिए, बंदे वही दोनों हैं, पर इस बार इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि कमरा छोटा था, और जब कमरा छोटा होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो यही हुआ आयनिक कंपाउंड के अंदर। आयनिक कंपाउंड का साइज होता है छोटा, ठीक है, आयनिक कंपाउंड का साइज होता है छोटा। अब इसके अंदर ही आपका पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर ही आपका नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। मान लीजिए एक कंपाउंड है जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस प्रकार है, इस प्रकार, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो है ही वाली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो है, पर क्या होगा, ये इजीली यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको तोड़ना होगा तो आप इसको यहाँ पे हल्का सा हीट देंगे, जैसे आप इसको मान लीजिए आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस दिया तो ये इजीली यहाँ पे टूट जाएगा। पर आयनिक कंपाउंड के केस में क्या होता है कि एक कंपाउंड ये रहा और दूसरा कंपाउंड ये रहा, तो वह इस तरीके से, देखिए, इस तरीके से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब अगर आपने इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए कितनी ज्यादा हो चुकी है। अब आप खुद करके देखिए, अगर आप किसी भी कंपाउंड को इस तरीके से पकड़ के देखें तो वो इजीली मूव कर सकता है, पर किसी कंपाउंड को आप ऐसे पकड़ के देखें तो यहां पे अब क्या होगा, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गई है। तो यहां पे क्या होगा, इसको तोड़ने के लिए जहां आपको 100 डिग्री देना पड़ रहा था, आपको 700 डिग्री देना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो है कंपाउंड मूव होने लगेगा और तब जाके टूटेगा। इसलिए आयनिक कंपाउंड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, समझ आया? बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए वो देखिए, आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ड्यू टू विच इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर, ठीक है, FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ऊपर का मतलब यहाँ पे हायर है, ठीक है, एंड आल्सो दे हैव स्मॉल साइज, इनका साइज है वो भी कैसा होता है, छोटा होता है, इसके कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है जी, समझ आया? बहुत बढ़िया, नोट करिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई सोडियम इज इमर्ज इन कैरोसिन ऑयल। जो सोडियम मेटल है उसको हम कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं, उसको हम पानी में क्यों नहीं रख सकते, ठीक है, सीधा सीधा हमसे कह रहा है कि हम जो सोडियम मेटल है उसको कैरोसिन ऑयल के अंदर ही क्यों रखते हैं। तो आप ये जानते हैं जो सोडियम मेटल है
जो सोडियम मेटल है वो पानी के साथ बहुत ही गंदे तरीके से रिएक्ट कर जाता है। पानी में डालते ही सोडियम मेटल फट जाएगा, ठीक है, धमाका हो जाएगा। सोडियम मेटल को पानी में डालेंगे तो धमाका हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको किस में रखते हैं हम? केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि जो Na है यानी जो सोडियम है वो पानी के साथ बहुत ही विगरसली क्या करता है? रिएक्ट करता है। इसलिए हम इसको किस में डालते हैं? केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, ठीक है। समझ आया? नोट करिए इसको। बात करते हैं अपना अगला जो है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एग्जांपल। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? तो देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड से और बेस से दोनों से रिएक्ट कर जाएं, या हम बोले दोनों की तरह एक्ट कर सकें, ठीक है। ऐसे ऑक्साइड्स जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड या फिर हम बात करें जिंक के ऑक्साइड, ये दोनों क्या है आपके? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ एसिड की प्रॉपर्टी दिखाता है और एज अ बेस की भी प्रॉपर्टी दिखाता है। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड वो एसिड की भी प्रॉपर्टी दिखाएगा और बेस की भी प्रॉपर्टी दिखाएगा। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए, द ऑक्साइड विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एसिड एज वेल एज बेस नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल की बात करें Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, तो ये दोनों ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्यों? देखिए हम बात कर रहे थे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किससे? HCl से। किससे करा दी मैंने? HCl से इसकी रिएक्शन करा दी। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ से, ये जो है जो Cl है वो इस ऑक्सीजन को बाहर फेंक देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? AlCl3 बन जाएगा और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है? एक एसिड की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो एसिड की भी प्रॉपर्टी दिखा सकता है कौन? एल्यूमिनियम। और यहाँ पे हम बात करें, अगर मैंने Al2O3 की रिएक्शन मैंने करा दी NaOH से, ठीक है, तो यहाँ से क्या बना देगा? ये बना देगा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बना देगा? सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा, Na2OAl, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा, ठीक है। और यहां से भी हाइड्रोजन गैस, माफ करिए, पानी बाहर निकाल देगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसको एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है जी। समझ आया? बहुत बढ़िया। अब हम बात करें एक बार जिंक की भी। तो देखिए, अगर मैंने ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने करा दी NaCl, माफ करिए, HCl से, तो क्या बना देगा? ये बना देगा जिंक क्लोराइड, ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 बना देगा और यहाँ से H2O बाहर फेंक देगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने करा दी NaOH से, तो क्या बना देगा? यहाँ से ये बना देगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बना देगा और यहाँ से भी ये जो है पानी को बाहर फेंक देगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए एल्यूमिनियम एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। और इधर हम बात करें तो इधर भी जो जिंक है वो भी एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन को नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कर ली, ठीक है। तो अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है और इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते क्यों हैं। आपने ये वाली रिएक्शन देखी है, इस रिएक्शन से आपको पता चल गया होगा कि इसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है गिव रीजन वाई प्लेटिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज। यानी कि प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर, ये तीनों की तीनों जो पदार्थ हैं, ये तीनों की तीनों जो मेटल्स हैं, इसको हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज क्यों करते हैं,
तो देखिए इसके पीछे का रीज़न ना 2-3 रीज़न है, तो हम पहले इन दो तीनों रीज़न को पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए हम बात करें यहाँ पे पहले रिएक्टिविटी सीरीज़ की, ठीक है। पहले रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करते हैं हम, तो कुछ ऐसी है, माफ करिए, ये है, और लास्ट में इसके नीचे आता है प्लेटिनियम, यहाँ पे आता है आपका प्लेटिनियम, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप, तो आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। तो हमें बात करनी थी प्लेटिनियम की, सिल्वर की और गोल्ड की। हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट आपके ये रहे। जो आपके तीनों एलिमेंट के बारे में हम बात करें, वो तीनों एलिमेंट आपके सबसे नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज के। तो पहली बात, हम इन तीनों को इसीलिए यूज करते हैं, हम इन तीनों को इसीलिए यूज करते हैं फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव हैं। क्या है? बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, और इनकी रिएक्टिवनेस कम होने के कारण ये इजीली नेचर से रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये बताइए, अगर किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी पावर बहुत कम है, या ऐसा समझ लीजिए वो रिएक्ट ही नहीं करते, बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, तो क्या वो आगे चल के ऑक्सीजन से क्या रिएक्ट कर पाएंगे? आंसर होगा नहीं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी पावर बहुत कम होती है। इनकी रिएक्टिविटी पावर कम होने के कारण ये इजीली रिएक्ट नहीं करते। आपने देखा होगा सिल्वर के ऊपर ऑक्सीजन, यानी कि जब हम ऑक्सीजन की परत आ जाती है तो उसके कारण काला काला हो जाता है, पर क्या एकदम से होता है? नहीं, उसको भी होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि आप देखें प्लेटिनियम, सिल्वर और गोल्ड में जो सिल्वर है वो सबसे ऊपर आ रहा है, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी पावर थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस दोनों। फिर गोल्ड की होगी और लास्ट में होगी प्लेटिनियम की, यानी कि ये है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सिल्वर, ठीक है। इसलिए सिल्वर के ऊपर ज्यादा अगर हम देखते हैं काली परत आ जाती है, गोल्ड के ऊपर हम काफी कम देखते हैं, और प्लेटिनियम के ऊपर तो हम देखते ही नहीं हैं, बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि प्लेटिनियम की जो रिएक्टिविटी पावर है वो सबसे ही ज्यादा कम है, ठीक है। इसीलिए हम इन तीनों को यूज करते हैं फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, क्योंकि ये नेचर से इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे, और जो कोई चीज रिएक्ट नहीं करती है उसको हम बोलते हैं नोबल, ठीक है। जैसे आप बात करें नोबल गैसेस का मतलब क्या होता है? ऐसी गैसेस जो कि रिएक्ट नहीं करती हैं, जिनका आउटर शेल कंप्लीटेड होता है। जैसे हम बात करते हैं आर्गन की, हम बात करते हैं नियॉन की, हम बात करते हैं ज़ेनॉन की, तो ये सारी क्या हैं? आपके नोबल गैसेस हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती हैं। ऐसे ही ये सारे मेटल्स क्या हैं? ये सारे मेटल्स हैं नोबल मेटल्स। क्या है? नोबल मेटल्स हैं, क्योंकि ये नेचर से रिएक्ट नहीं करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी पावर बहुत कम होती है, इसके कारण ये नेचर से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या रीजन हो सकता है? और रीजन ये हो सकता है कि बहुत अच्छे डक्टाइल होते हैं, बहुत अच्छे मैलिएबल मेटल होते हैं, यानी कि बहुत इजीली ये क्या हो सकते हैं, ये हम बहुत लंबी लंबी तारों में बना सकते हैं इनको, बहुत पतली पतली शीटों में भी बना सकते हैं इनको, इसीलिए हम इनको किस में भी यूज करते हैं? ज्वेलरी के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आप ज्वेलरी देखें तो क्या मोटी मोटी हथकड़ी जैसी चैन बनाएंगे? नहीं भैया, हथकड़ी वाली चैन नहीं बनाएंगे। आपने देखा गोल्ड की चैनें, ठीक है, गोल्ड की चैन होती है पतली सी, सिल्वर की चैन होती है पतली सी। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत अच्छे डक्टाइल और मैलिएबल होते हैं। अगर अब आप आयरन को यूज करें चेन बनाने के लिए, तो आप तो हथकड़ी पहनने लग जाएंगे गले के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें तो नहीं, या फिर आप जंजीरें पहनने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता। हम क्या करते हैं? बहुत अच्छे अच्छे चेनें बनाते हैं, जिससे गोल्ड से, सिल्वर से, प्लेटिनियम से। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे डक्टाइल और मैलिएबल होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है, इसलिए हम इनको किस में यूज करते हैं? ज्वेलरी में यूज करते हैं। पहला रीजन क्या है? कि इनकी रिएक्टिविटी पावर बहुत कम होती है, इसलिए नेचर से रिएक्ट नहीं कर पाते। और क्या है? ये डक्टाइल होते हैं और मैलिएबल होते हैं, ठीक है। ओके जी, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए अब हम बात करते हैं इसका आंसर की। बिकॉज
देयर रिएक्टिविटी पावर इज वेरी लो, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद नेचर ईजिली। यहाँ पे एक चीज आनी चाहिए, ईजिली। एंड आल्सो दे आर गुड डक्टाइल एंड मैलिएबल मेटल्स। ठीक है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी पावर बहुत कम होती है। रिएक्टिविटी पावर कम होने के कारण क्या होगा कि ये नेचर से इजीली रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। नेचर से इजीली रिएक्ट नहीं कर पाएंगे तो यानी कि ये बहुत जल्दी काले नहीं होंगे। और क्या है, ये बहुत अच्छे डक्टाइल और मैलिएबल होते हैं। अगर हमें शेप देनी होगी किसी भी गोल्ड के या फिर प्लेटिनियम के या फिर हम बात करें सिल्वर के ज्वेलरीज को, तो हम इजीली शेप दे सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे डक्टाइल और मैलिएबल होते हैं। ठीक है, तो ये है रीज़न इसका कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, प्लेटिनियम गोल्ड सिल्वर को, ये ज्वेलरीज के में। ठीक है, समझ आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। कोरोजन ऑफ मेटल इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल, इलस्ट्रेट। अच्छा, कोरोजन ऑफ मेटल इज नॉट वेरी हार्मफुल ऑलवेज। अब हम बात करें जो कोरोजन है, यानी कि जब किसी भी आयरन के ऊपर जिंक, किसी भी आयरन या फिर किसी मेटल के ऊपर जब जंग लग जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, कोरोजन बोलते हैं। और हम जानते हैं जो कोरोजन है वो मेटल की स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, कम कर देता है, मेटल की स्ट्रेंथ को कम कर देता है। अब जब कोई भी कोरोजन मेटल की स्ट्रेंथ को कम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो मेटल के लिए हार्मफुल होगा। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो कोरोजन है वो हर बार हार्मफुल नहीं होता। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। तो आइए यहाँ पे पहले समझते हैं इसके पीछे का रीजन। देखिए, हम जानते हैं कि जो आयरन है जब उसके ऊपर जिंक लग जाता है, माफ कर जंग लग जाता है, जिंक नहीं, जब जंग लग जाता है तो इस तरीके से यहाँ पे जंग लग जाता है इसके ऊपर, तो क्या होगा, जो इसकी रिएक्टिविटी पावर है या जो इसकी स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे कम होने लग जाती है। ठीक है, पर हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे हम बात करें कुछ मेटल्स हैं, जैसे कि हम बात करें एल्यूमिनियम की। अब जो एल्यूमिनियम है ना, जब एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चिपक जाती है, जब एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चिपक जाती है, यानी जब एल्यूमिनियम के ऊपर जंग लग जाता है जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो वो एल्यूमिनियम को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है, जो कि इस एल्यूमिनियम की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। यानी कि हर बार कोरोजन हार्मफुल नहीं होता। कई बार कुछ मेटल्स के लिए, जैसे हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की, तो जो एल्यूमिनियम मेटल है उसके लिए जो कोरोजन है वो काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि उसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के कारण जो उसकी स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये चीज आपको समझ आई कि ऐसा क्यों होता है, कि क्यों हार्मफुल हर बार नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर के बारे में बात करते हैं अब हम। तो देखिए क्या कह रहा है, इन सम केसेस, या फिर हम बात करें मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, दिस ऑक्साइड लेयर ऑफ रस्टिंग प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग विच एनहेंस, माफ करिए में विद नहीं आएगा, विच आएगा, विच एनहेंस इट्स स्ट्रेंथ। यानी कि जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो इसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इसीलिए जो कोरोजन है वो हर बार हार्मफुल नहीं होता किसी भी मेटल के लिए। ठीक है, समझ आया? बहुत बढ़िया, नोट करिए इसको। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। और हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बनाना है हमें सोडियम ऑक्साइड का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और इसमें बताना है कि कौन सा आयन कंटेन करता है कोई भी एलिमेंट, यानी कि हम बात कर रहे हैं सोडियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन सा आयन कंटेन होता है। ठीक है, सोडियम कौन सा आयन कंटेन करेगा, ऑक्सीजन कौन सा आयन कंटेन करेगा। ठीक है, तो देखिए पहले बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। तो देखिए हम पहले बात करते हैं सोडियम का। तो जो सोडियम है वो आता है 11वें नंबर पे, यानी कि 2,8,1। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा इसका आउटर शेल में। ठीक है, यानी कि जो सोडियम है इसका आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें अगर अब हम, तो मैग्नीशियम क्या करेगा भैया, जो मैग्नीशियम भैया है
अब वो आता है 12वें नंबर पे, यानी कि 2,8,2। तो जो मैग्नीशियम है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रख देगा, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन आता है वो आता है आपका 8वें नंबर पे, यानी कि 2,6, ठीक है। इसका आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये रहे इसके 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं जी। उसके बाद कहता है हमसे कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड के क्या बना दो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड, पहले बात करें सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O, ठीक है। Na2O होता है सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, यानी कि कितने सोडियम आ रहे हैं, 2 सोडियम आ रहे हैं और 1 ऑक्सीजन है। तो 1 सोडियम ये रहा और 1 सोडियम ये रहा, ठीक है। सोडियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन को जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स के अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। और सोडियम को कितने की जरूरत है, सोडियम को भी यहाँ पे जरूरत है, देखिए 2 सोडियम आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे इनको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, देखिए ये वाला जो सोडियम है ये इससे रिएक्ट करेगा इस तरीके से, ये बन गया। और ऐसे ही जो ये है ये करेगा इससे रिएक्ट और ये इसके पास चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इस सोडियम की जो वैलेंसीज है वो पूरी हो गई है इन दोनों सोडियम की, बिल्कुल, क्योंकि देखिए 1 2 और 6, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड का तो जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बहुत सिंपल है। देखिए मैग्नीशियम आता है कौन सा नंबर, 12वें नंबर पे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे 1 2। और जो सोडियम है, जो ऑक्सीजन है वो आता है 6ठे नंबर पे, माफ करिए 8वें नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 ये रहे। तो इससे रिएक्ट कर जाएगा, इसके पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के पूरे, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पूरे। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप ये जानते हैं, एक चीज जान लिए, अगर नहीं पता है तो अब यहां पे बात करते हैं हम पहले। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो दे कौन रहा है इसके अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, सोडियम दे रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पे 1 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका क्या जाएगा 2। टोटल सोडियम कितने हैं, 2 सोडियम है, तो 2 Na कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है, और कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसलिए क्या जाएगा 2 नेगेटिव, ठीक है। समझ आया क्या कह रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही इस वाले केस में देखिए मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 पॉजिटिव। और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यानी कि 2 नेगेटिव। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और हमने ये बता दिया कि कौन सा एलिमेंट कौन सा आयन कंटेन करता है, पॉजिटिव आयन कौन कंटेन कर रहा है और नेगेटिव आयन कौन कंटेन कर रहा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नोट करिए इस क्वेश्चन को। बात करते हैं अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हमारे पास एक रिएक्शन लिखी है, अगर आपको रिएक्शन ढंग से नहीं दिख रही है तो आपको बता देता हूं मैं, इस थोड़ा डार्क कर देते हैं, काम करते हैं। 3MnO2 प्लस 4Al gives 2Al2O3 प्लस 3Mn।
हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास ये रिएक्शन लिखी है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी रिएक्शन क्या है। 3MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन हमने करा दी एल्यूमिनियम से, तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीज। हमसे कह रहा है इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है पहले हम बात करते हैं। तो देखिए हम पहले बात करें थर्माइट रिएक्शन की। तो थर्माइट रिएक्शन देखिए क्या होता है। थर्माइट रिएक्शन की बात करें अगर अब हम, तो जब हमने आयरन ऑक्साइड लिया, आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन हमने करा दी एल्यूमिनियम से। आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन जब हमने करा दी एल्यूमिनियम से, तो हमें मिल जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और यहाँ से आयरन बाहर निकल जाएगा। और ये थर्माइट रिएक्शन है, ये यूज़ होती है हमारे वेल्डिंग के अंदर। ठीक है, जो थर्माइट रिएक्शन है वो यूज़ होती है हमारी वेल्डिंग के अंदर। ठीक, तो यानी कि जब हमने आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम से करा दी, तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल रहा है और यहाँ से आयरन बाहर मिल रहा है। और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वही यूज़ होता है जब हम वेल्डिंग करते हैं ना, तो वेल्डिंग में हमारा मेन काम आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो हमसे ये कह रहा है इस बार कि हमने मैग्नीज ले लिया, मैग्नीज का ऑक्साइड लिया और इसकी रिएक्शन हमने करा दी एल्यूमिनियम से, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और यहाँ से मैग्नीज बाहर निकल रहा है। तो अब हमसे ये कह रहा है कि क्यों इसको हम थर्माइट रिएक्शन बोल रहे हैं। तो थर्माइट रिएक्शन में मेजर काम होता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, और यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है क्योंकि जब हम वेल्डिंग करेंगे तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ही जरूरत होगी। इसीलिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है इस रिएक्शन के अंदर भी। जिस रिएक्शन के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिले वो रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन में बन सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, द अबव रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज थर्माइट रिएक्शन बिकॉज वी गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड इट इज द मेजर प्रोडक्ट विच इज यूज्ड इन वेल्डिंग। इसलिए इसको क्या करते हैं हम, थर्माइट रिएक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए। इसका बी पार्ट देखते हैं अब हम। इसका बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, अ नॉन मेटल X, एक नॉन मेटल है X, फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड आल्सो नोन एज देयर एलोट्रॉप। यानी कि जो नॉन मेटल X है वो 2 नए और कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ये तो मैंने एलोट्रॉप्स लिख दिया इजी करने के लिए, वरना यहाँ पे एलोट्रॉप्स नहीं आता। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 में एक नॉन मेटल है X जो कि क्या करता है, 2 नए कंपाउंड बना रहा है। चलिए एलोट्रॉप्स वाले सीन को हटा देते हैं, इसको काट देते हैं हम। ठीक है, कह रहा है अ नॉन मेटल X फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड Y एंड Z। ठीक है, 2 नए कंपाउंड बनाता है Y और Z, वेयर Y एंड Z बोथ आर नॉन मेटल्स। ठीक है, जो X है वो एक नॉन मेटल है, वो 2 नए और कंपाउंड बनाता है Y और Z, वो भी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। पर जो Y है वो हार्डेस्ट मटेरियल है और जो Z है वो वेरी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो X Y Z के नाम बताइए। तो देखिए पहली बात, यहाँ पे मैंने एलोट्रॉप लिख दिया था तो आपको तो यहाँ पे काफी इजी हो गया होगा, पर यहाँ पे मान लीजिए एलोट्रॉप ना लिखा होता तो अब आप क्या करते, अब आप पहली बारी में X को तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, पर आप ये तो बता सकते हैं। हम देखिए हमसे कह रहा है X है जो कि 2 नए और कंपाउंड बनाता है Y और Z, ये दोनों के दोनों भी क्या है, नॉन मेटल है। जो Y है वो एक नॉन मेटल है पर हार्डेस्ट मटेरियल है, और जो Z है वो भी एक नॉन मेटल है पर गुड कंडक्टर है। ठीक है, अब आप ये तो जानते हैं, आप X को तो नहीं जानते, पर आप इन दोनों को जो जानते हैं, ऐसे नॉन मेटल, एक ऐसा नॉन मेटल जो कि हार्डेस्ट मटेरियल है वो होता है डायमंड, एक ऐसा नॉन मेटल जो कि वेरी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो है ग्रेफाइट। और ये दोनों किसके एलोट्रॉप हैं, ये दोनों है कार्बन के एलोट्रॉप, जो कि हमने कार्बोनेटेड कंपाउंड में पढ़ा था। तो यानी कि ये क्या कह रहा है हमसे, एक नॉन मेटल X जो कि है कार्बन, वो दोनों ही कंपाउंड बनाता है Y और Z जो कि है डायमंड और ग्रेफाइट। इजी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं मेटल नॉन मेटल में, X और Y वाले में। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जो X होगा वो होगा कार्बन, जो Y होगा वो होगा डायमंड, और जो Z होगा वो होगा ग्रेफाइट।
और ये आपके क्वेश्चंस, इसको नोट करिए पहले। आप कर लिया? तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेटल और नॉन मेटल के ऊपर से। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इजी तरीके से समझ आए हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको चैप्टर भी अच्छे तरीके से आता है। अगर आपने क्वेश्चंस अपने आप बना लिए हैं सारे जो मैंने आपको करवाए हैं तो उसका मतलब यह है कि आपको चैप्टर अच्छे तरीके से आता है। पर अगर आपको चैप्टर नहीं भी आता होगा तो आपने अगर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा होगा तो आपको काफ़ी सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और भी कोई डाउट होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है तो हमें कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इसीलिए जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। ठीक, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो जो क्वेश्चंस फायदेमंद हैं तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो भी अब बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें, क्योंकि टाइम बहुत कम है अब हमारे पास। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।